हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स 8th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 6। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता तथा पॉइंटिंग सदिश की। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ EM वेव एंड पॉइंटिंग वेक्टर। दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे बच्चों। पॉइंटिंग वेक्टर, तीव्रता से क्या अर्थ है, इस टॉपिक को समझने से पहले बच्चों जो हमने कल पढ़ाया था, हमने ऊर्जा घनत्व पढ़ाया था। विद्युत चुम्बकीय तरंग से एसोसिएटेड जो ऊर्जा होती है उसका घनत्व कितना होता है, तो थोड़ा सा उसको पहले रिवाइज करेंगे। हमने बच्चों ये बताया था कि कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग अपने साथ ऊर्जा का संचरण करती है, अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तो उसका घनत्व यानी एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी थी, तो हमने एक पूरे साइकिल में एक औसत ऊर्जा घनत्व निकाला था बच्चों U बार। वो कितना आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर। आपको ध्यान है ये U बार था। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी शामिल है और मैग्नेटिक एनर्जी भी शामिल है, आधा आधा हिस्सा उन दोनों का है। या इसी को हमने ये वैद्युत क्षेत्र के आयाम के टर्म में लिखा है और मैग्नेटिक फील्ड के आयाम के पदों में लिखें तो वो कितना आता है बच्चों, B0 स्क्वायर अपॉन 2 μ, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी है E के पदों में, E0 के पदों में और ये B0 के पदों में, यानी ऊर्जा का संचरण हो रहा है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता। तो तीव्रता का क्या अर्थ है, ये तो अब तक आप समझ चुके हैं कि जब विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरित होती है तो ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है। उसी ऊर्जा को ही इस टॉपिक में जोड़ेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता होती क्या है। आखिर ये क्या है बच्चों, एकांक आयतन की ऊर्जा है। तो तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, कि कोई भी तरंग जब संचरित हो रही है तो वहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऊर्जा का संचरण हो रहा है। तो उस तरंग के लंबवत अगर हम एक तल रख दें और उस तल के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितनी ऊर्जा गुजर रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता। ध्यान से समझना बच्चों। जैसे मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है विद्युत चुम्बकीय तरंग, और यहाँ पर हमने इसके लंबवत तल में एक तल रखा जिसका एक प्लेन जो किसके लंबवत है, तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर। ये एंगल, इसका तल जो है 90 का एंगल बना रहा है। तल ऐसे रखा है, तरंग इस दिशा में संचरित हो रही है। तो इससे बच्चों मान लो कितनी ऊर्जा गुजर रही है U। ये ऊर्जा घनत्व की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, ये टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ये तो एकांक आयतन की ऊर्जा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कुल ऊर्जा की। तो ये मैंने बड़ा U बनाया है बच्चों, कैपिटल U। ये तो स्मॉल u है, ये है कैपिटल U। ये टोटल एनर्जी को बता रहा है, कुल ऊर्जा जो इससे क्रॉस हुई, इस तल से तरंग संचरण की दिशा के तल के लंबवत जो तल है उसके एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊर्जा गुजरेगी उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इस A क्षेत्रफल से बच्चों कितनी ऊर्जा गुजरी, U। तो तरंग की तीव्रता को कैसे डिफाइन करेंगे, कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, पर सेकंड, यूनिट टाइम में, एकांक समय में जितनी ऊर्जा संचरित होगी उसी को हम विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता कहेंगे। तो बच्चों अगर टोटल एनर्जी इससे U निकल रही है A एरिया से, यानी बहुत सी तरंगें हैं जो इससे पास होके जा रही हैं, तो इससे नेट एनर्जी कितनी क्रॉस हो रही है, U ऊर्जा इससे होकर गुजर रही है। तो तरंग की तीव्रता I कितनी हो जाएगी बच्चों, एकांक क्षेत्रफल से, इसका मतलब क्षेत्रफल से डिवाइड करोगे, एकांक समय में दैट इज T से डिवाइड करोगे। क्लियर हुई बात। तो ये हुआ एक तरीके से एकांक क्षेत्रफल, लंबवत स्थित तल के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी ऊर्जा, टोटल एनर्जी है यहाँ पर, ये ऊर्जा घनत्व नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, कुल ऊर्जा है।
कि एकांक क्षेत्रफल से, जो कि क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल है, वो तल कैसा है, संचरण की दिशा के लंबवत है। बात ध्यान रखने की है। तो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जो ऊर्जा गुजरी वही तरंग की तीव्रता हो गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, बात समझ रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे आप लोगों की समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले एक बात और कर लें बच्चों कि ये जो कुल ऊर्जा है, ये जो कुल ऊर्जा है और ये है कुल ऊर्जा, ये है ऊर्जा घनत्व, तो ये एकांक आयतन की ऊर्जा है। यहाँ हम एकांक आयतन की ऊर्जा नहीं ले रहे, यहाँ उस पूरे वॉल्यूम की ऊर्जा ले रहे हैं, एकांक आयतन की नहीं है, फिर तो वो ऊर्जा घनत्व बन जाता है। लेकिन इसी की सहायता से हम एक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, एक बार फिर सुन लें। विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में जितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात देखें, ये ऊर्जा है और ये है टी। ऊर्जा बटे समय बच्चों क्या हो जाता है, पावर। ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा प्रवाह की दर जो होती है वो शक्ति होती है, पावर होती है। तो अगर हम पावर के टर्म में इसको लिखें, पावर क्या होती है, एकांक सेकंड में प्रवाहित ऊर्जा। ऊर्जा प्रवाह की दर, दर का मतलब समय से भाग करना। तो ये जो टर्म है, ये इतना हिस्सा, ये पावर में कन्वर्ट हो गया। तो एक्चुअली इंटेंसिटी इतनी भी हो सकती है P। यहाँ P आप संवेग न समझें, पावर है अपॉन A, तब भी ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया पावर के पदों में। तो यहाँ से अगर इसकी यूनिट देखें बच्चों तो क्या आएगी, मात्रक क्या आएगा। पावर को किस में नापते हैं, वाट में, वाट पर, ये क्या हो गया बच्चों, क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर इस तीव्रता का मात्रक हुआ। तो अभी मैंने बच्चों डेफिनेशन लिखी थी, उसके बेस पर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे आपको टॉपिक को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है जिसको एक बार आप सुन लें। यही बात मैंने बताई थी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई से, क्योंकि इंटेंसिटी है, पहला लेटर आई है, तो इसको आई से निरूपित करते हैं। हाँ, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर टोटल एनर्जी जो पास आउट हो रही है वो अगर कैपिटल U है तो इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला क्या हो गया, U। ये ऊर्जा घनत्व तो नहीं है बच्चों, कोष्टक में लिख देता हूँ, क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी है बच्चों, अपॉन एकांक क्षेत्रफल से निकालनी है तो A का भाग करना होगा, एकांक समय में निकालनी है तो T का भाग करना होगा। अब हम यहाँ विधिवत पढ़ते चलते हैं। और अभी मैंने समझाया था कि एनर्जी अपॉन टाइम पावर हो जाती है। तो इंटेंसिटी को अगर पावर के पदों में लिखूँ तो P अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, A। ये A यहाँ पर क्या है, पावर है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट निकल के आ गई। अब हम अभी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो ऊर्जा घनत्व है यानी एकांक आयतन से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण में, वो U बार बराबर बच्चों हमने निकाली थी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। ये थी विद्युत चुम्बकीय तरंग के आयाम के पदों में, चुम्बकीय क्षेत्र के आयाम के पदों में लिखेंगे तो B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों। इसमें आधी ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा है और आधी ऊर्जा चुम्बकीय क्षेत्र की ऊर्जा, यानी इसको आधा, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी हुई, टोटल एवरेज डेंसिटी किसमें, विद्युत चुम्बकीय तरंग की। ये टोटल है, ये E नॉट के पदों में और ये B नॉट के पदों में है। और हमने कहा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में संचित होती है बराबर बराबर। इसका आधा कर दें तो कितना हो गया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर।
चुंबकीय क्षेत्र में चली गई, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र में के रूप में संचित हो गई। तो आधी आधी बराबर बराबर मिली हुई है दोनों क्षेत्रों को। तो यहाँ इतनी डिटेल चर्चा नहीं करनी, क्योंकि ये हम पीछे कर चुके हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को पीछे पढ़ चुके हैं कि हमने ये बताया था कि इसका आधा क्या हो जाएगा बच्चों, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा यू ई बराबर कितनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऊर्जा देखेंगे तो 1/4 आधी कर दी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इसके पदों में हो गई है। इसके पदों में भी लिख सकते हैं, बराबर होती हैं। और यू भी देखें तो कितनी हो गई, या यू एम मैग्नेटिक फील्ड, यू एम भी निकाली थी हमने, वो कितनी आई थी 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ऐसे लिख लें, या इसी को यहाँ इतनी लिख, ये दोनों बराबर हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। यू ई और यू एम कैसी होती हैं बच्चों, ये वेक्टर कहाँ लगा दिया, एवरेज है। और ये कैसे होते हैं बच्चों, दोनों एनर्जीज कैसी होती हैं, यू ई बराबर यू एम, छोटा ई बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पिछले टॉपिक में हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, पिछले लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी दोनों आप बराबर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। चलिए, वो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो हम आगे बताने जा रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इस तीव्रता के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त करते हैं ई नॉट के पदों में और बी नॉट के पदों में। तो एक काम करते हैं बच्चों, जैसे पहले टोटल एनर्जी निकालते हैं, फिर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है ना। ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट तो पीछे बहुत डिस्कस हो चुका है पिछले लेक्चर में, कि दोनों क्षेत्रों में ऊर्जाएं बराबर बराबर बटी हुई होती हैं। इस एनर्जी को इसके बराबर कर सकते हो, इस एनर्जी को इसके बराबर, दोनों बराबर हैं। तो चलिए, खैर मान लीजिए कहीं वैद्युत चुम्बकीय तरंग संचरित हो रही है, किसी स्थान में वैद्युत चुम्बकीय तरंग संचरित हो रही है, जैसे ऐसे मान लीजिए। तो ये ऊर्जा को ले जा रही हैं बच्चों, ठीक है ना, एनर्जी को ले जा रही हैं। अब मैं यहाँ पर एक तल ले लेता हूँ, ए एरिया का लंबवत रख दिया तल, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। तो इतने हिस्से से टी सेकंड में बच्चों इनकी स्पीड कितनी होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, सी स्पीड होती है। तो एकांक समय में कितनी डिस्टेंस तय कर लेंगे, ये सी डिस्टेंस। तो टी समय में सी इंटू टी। तो यहाँ यानी इतना हिस्सा एक बेलन बन जाएगा, या आप कोई भी आकृति बना सकते हैं। आप एक क्यूबॉइड बना सकते हैं, एक यहाँ पर वर्गाकार तल ले सकते हैं, आयताकार तल ले सकते हैं, कैसा भी एरिया ले लें। यहाँ वॉल्यूम निकालना है हमें पूरे वॉल्यूम की। तो यानी टी टाइम में ये यहाँ से जो तरंग जा रही हैं बच्चों, इस एरिया को क्रॉस करती हुई, तो उनका कितनी ऊर्जा वो संचरित कर रही हैं, हम इससे देख रहे हैं कितने एरिया से, ए एरिया से। तो टी समय में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो टी समय में ये जो दूरी चली वो कितनी हुई बच्चों, सी इंटू टी। ध्यान रहेगी ये बात। तो यानी वो ऊर्जा टी समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, यानी कितने आयतन को घेरा उसने। इसका आयतन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन कितना होगा बच्चों, बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल, ये आधार हो गया, गुणा ऊंचाई, यानी ए इंटू सी टी। इतना वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में ऊर्जा जा रही है। और एकांक वॉल्यूम में कितनी ऊर्जा जाती है ये आपको पता है, यू बार बराबर यहाँ लिखी हुई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। एवरेज एनर्जी इतनी पास आउट होती है बच्चों, कहाँ से, एकांक एरिया से, वो सॉरी एकांक वॉल्यूम से। और हमारे पास वॉल्यूम टी समय में कितना कवर हो गया, ए इंटू सी टी, यानी इतने वॉल्यूम तक ऊर्जा पास आउट हो गई। बात समझना ध्यान को। तो टोटल एनर्जी यू कितनी हो गई, यू बार इंटू वी, वॉल्यूम। भाई यू बार क्या है, एकांक आयतन की ऊर्जा, और हमने ये वॉल्यूम निकाला है वी। इतना वॉल्यूम कवर कर लिया उस ऊर्जा ने, ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दें यू बार की, तो और वी की। मैं ये देख लूँ बच्चों स्क्रीन पर यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, हमें कैमरे की सेटिंग तो नहीं चेंज करनी। हाँ, यहाँ तक बच्चों आ ही रहा है, इसके नीचे नहीं लिखूँगा मैं,
क्योंकि बच्चों अभी ये जो ग्रीन बोर्ड है अभी बहुत नीचे तक है, लेकिन मुझे उतने ही हिस्से में लिखना है जितना कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे सके। तो अब बच्चों मैं यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ। U, तो टोटल एनर्जी, U क्या है? टोटल एनर्जी जो टी टाइम में उस क्षेत्रफल को, इस एरिया को क्रॉस कर रही है। तो U कितनी हो गई? U बार की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम कितना रखूंगा बच्चों में? A इंटू सी टी। तो ये U आ गया। अब मैं ये वैल्यूज़ कहाँ पुट कर दूँ? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मुझे इंटेंसिटी प्राप्त हो जाएगी। U के स्थान पर मैं ये लिखता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर A सी टी अपॉन, नीचे क्या है बच्चों? A इंटू टी। तो A और T से A और T कैंसिल, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई बच्चों? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू सी। एक्सप्रेशन नंबर 4। तो अभी मैंने बच्चों जो नेट एनर्जी निकाली थी वो इस इक्वेशन के इस टर्म से निकाली। इसके स्थान पर मैं ये भी तो लिख सकता था, ठीक है ना? या ये कह लें कि इसमें ये जो पोर्शन है वो क्या है? U बार है। तो एक तरीके से जो एनर्जी डेंसिटी है U बार, उसमें अगर हम C से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। गजब का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। चुटकियों में सवाल हल कर देंगे इससे। ये तो है ही है। ये देखिए कि जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर साइकिल, यानी एक साइकिल की एवरेज एनर्जी डेंसिटी, उसमें अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाती है बच्चों? इंटेंसिटी की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, फंडामेंटल, लेकिन इसके रिजल्ट के तौर पर आप देखिए हमें कितने कितने अच्छे एक्सप्रेशन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन E नॉट के पदों में है। तो बच्चों इसी वैल्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्थान पर क्या आ जाएगा? मतलब मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स के टर्म में V नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू सी। इससे भी आप इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 6। तो बेसिक ये था कि एनर्जी डेंसिटी में C से मल्टीप्लाई कीजिए और तुरंत इंटेंसिटी निकाल लीजिए। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट इंटेंसिटी का आ गया। सीधी सी बात है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी पास आउट हुई वही हो गई इंटेंसिटी ऑफ EM वेव्स। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, उसको ध्यान से सुनेंगे तो बातें समझ में आएंगी। तो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा था, अब मैं देख लूँ कोई बात मेरी रह तो नहीं गई है, क्योंकि अब मुझे इसी टॉपिक को जोड़ना है किससे? एक वेक्टर से जिसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग सदिश, ठीक है ना बच्चों? तो पॉइंटिंग वेक्टर की तरफ बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें एक सी हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुनेंगे। बेसिक फॉर्मूला है, पावर के टर्म्स में भी इंटेंसिटी हमने निकाली, टोटल एनर्जी के टर्म्स में निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में निकाली, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में निकाली, एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में निकाली। तो न्यूमेरिकल में जहाँ जैसी ज़रूरत हो उस एक्सप्रेशन को हम उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके हम न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकेंगे, आसानी से इंटेंसिटी उस वेव की निकाल सकेंगे। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं पॉइंटिंग सदिश की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट लें फिर मैं, और इन इक्वेशंस को भूलिएगा नहीं। अभी फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 4 पर गौर कीजिए तो आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई देगा। पॉइंटिंग वेक्टर से भी मैं यही निकालने जा रहा हूँ बच्चों। ये तो मैंने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बता दिया उसका, ठीक है ना? क्या बताया है? उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब मैं पॉइंटिंग वेक्टर से भी यही एक्सप्रेशन निकालूंगा, तो आपको दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, क्या अंतर है दोनों में, पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, ये सब चीज़ें जुड़ जाएंगी तो आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन इन इक्वेशंस को, या मैं ऐसा करता हूँ इन इक्वेशंस को बिगाड़ता नहीं हूँ बच्चों भी, जिससे आपको मैं कंपेयर करवा सकूँगा कि देखो फिर वही आ गया। तो बच्चों इस ग्रीन बोर्ड से मैंने दो चीज़ें नहीं हटाई हैं। ये तो वो एक्सप्रेशंस हैं जो हमने थोड़ी देर पहले
निकाले थे और मैंने इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो नहीं हटाई है, एक नई डेफिनेशन जोड़ दी बच्चों मैंने पॉइंटिंग वेक्टर की। तो यहाँ गौर से देखें, विद्युत चुम्बकीय तरंग में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल के एकांक क्षेत्रफल से, यहाँ तक सेम है। यहाँ आगे क्या है, प्रति एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा को, और यहाँ क्या है, ऊर्जा संचरण की दर को एक सदिश ऐसे व्यक्त किया जाता है जिसे पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी। तो बच्चों इसमें और इसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है? मुझे तो कोई अंतर नहीं लग रहा, सेम बात है, बस शब्दों को फेर दिया है, शब्दों को घुमा दिया है कि यहाँ क्या लिखा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा, और यहाँ लिख दी ऊर्जा संचरण की दर। तो बच्चों ऊर्जा संचरण की दर, एक सेकंड बेटा, 5 मिनट बाद आना, बंद कर दीजिए इसको। अरे ओम बाबू 5 मिनट बाद, यार तुम्हें देख के होना चाहिए, थोड़ी देर रुक सकते हो। तल के एकांक क्षेत्रफल से, यहाँ भी एक ही बात है, लेकिन प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय का ही मतलब तो बच्चों दर हुआ। तो सदिश एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा संचरण की दर, ऊर्जा संचरण की दर का मतलब देखो यहाँ तक सेम था, लेकिन आगे है ऊर्जा संचरण की दर, दर का मतलब 1 सेकंड में गुजरने वाली ऊर्जा। तो कहने का फ़र्क हो गया है, लेकिन ये दोनों एक ही बात हैं, यानी इसी इंटेंसिटी का ही एक रूप है, यानी जो पॉइंटिंग वेक्टर है बच्चों। फिर ये वेक्टर क्यों पढ़ा हमने, जबकि तीव्रता तो अदिश राशि होती है? तो थोड़ा सा कंफ्यूज आपके दिमाग में पैदा हो रहा होगा कि सर आप एक ही बातें बता रहे हो। बच्चों एक ही बात है, यहाँ ये तीव्रता की डेफिनेशन लिखी है, बात समझ रहे ना आप। दर को क्या समझते हैं, जैसे आवेश प्रवाह की दर कहते हैं तो Q/T ही तो कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी। तो इसका मतलब क्या है, दर का मतलब एकांक समय में गुजरने वाला आवेश। तो यहाँ दर लिख दिया कि ऊर्जा संचरण की दर, और वहाँ लिख दिया एकांक समय में गुजरने वाली ऊर्जा। तो बोथ आर सेम, दोनों एक ही बात हैं, बाकी की तो बातें सब मैच कर ही रही हैं। तो एक तरीके से अब यहाँ वेक्टर क्यों लगाया, फिर इसको वेक्टर से निरूपित कर रहे हैं, तो बच्चों उसकी एक वजह है कि ये जो हम पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें इस बात से भी समझना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग में बच्चों दोनों फील्ड हमने बताए थे। जब विद्युत चुम्बकीय तरंग चलती है तो वैद्युत क्षेत्र होता है और इसके लंबवत चुम्बकीय क्षेत्र होता है। इस तरीके से ये पढ़ाया था, दोनों तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं इस तरीके से, और तरंग उन दोनों के लंबवत आगे बढ़ती है। तो एक तरीके से ये जो वेक्टर एस है वो तरंग संचरण की दिशा को बताएगा। ये किन किन बातों को बताएगा, तरंग संचरण को, तरंग संचरण की दिशा को बताने के काम आएगा कि तरंग किस दिशा में चल रही होगी, और या ये कह लें ऊर्जा संचरण की दिशा को बताएगा। जिधर तरंग जाएगी उधर ही ऊर्जा जाएगी, ऊर्जा संचरण की दिशा। तो एक तरीके से ये दिशा बता रहा है, लेकिन डेफिनेशन इसकी इंटेंसिटी से मैच कर रही है बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन बता रहा है तो वेक्टर है, लेकिन अगर हम इसकी परिमाण की बात करें, इसकी केवल दिशा की बात छोड़ दी जाए तो सेम यही हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि वेक्टर एस का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो ही तीव्रता को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो वेक्टर एस दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है, वेक्टर एस बराबर इसकी जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई क्रॉस एच से। और एच बराबर आपने पढ़ा है बी अपॉन म्यू, तो इसको ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट लिख सकते हैं। ये आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर एस बराबर ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। यहाँ बच्चों शायद स्क्रीन पर ना आ पाए इसलिए मैं आगे लिखता हूँ। इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है कि S इक्वल्स टू ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट। फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो म्यू नॉट आएगा। तो यहाँ अब ये देखें तरंग संचरण की दिशा कैसे पता लगेगी। आपको पता था बच्चों कि ये दोनों फील्ड लंबवत होते हैं आपस में, E और B। E ऊपर है तो B इधर है, तरंग ऐसे जा रही है।
तो ई और बी दोनों के लंबवत होती है तरंग संचरण की दिशा, तो ई क्रॉस बी भी तो यही बता रहा है। ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती है बच्चों? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा आपने 11th में वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें बताया था कि ए क्रॉस बी की दिशा किधर होती है? ए के भी लंबवत और बी के भी लंबवत। तो ई क्रॉस बी की दिशा ही किसको बताएगी? एस की दिशा, यानी तरंग संचरण की दिशा। तो आप ई क्रॉस बी करेंगे, जो दिशा आपको मिलेगी वही तरंग के संचरण की दिशा होगी। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो वेक्टर एस है वो क्या बता रहा है बच्चों? तरंग संचरण की दिशा को। क्योंकि ई क्रॉस बी जो विद्युत चुम्बकीय तरंग चलती है वो ई के भी लंबवत होती है, बी के भी लंबवत होती है, और यही कॉन्सेप्ट हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा है। तो इससे क्लियर हो रहा है, उसी दिशा में एनर्जी प्रोपेगेट होगी। अब अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की बात करें, तो वो तीव्रता बन जाएगी, क्योंकि परिभाषाएं दोनों की सेम हैं, बस वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का अंतर है। तो इसका भी वेक्टर ख़त्म कर दें तो वो रह जाएगी इंटेंसिटी। तो इसलिए बच्चों अब मैं ये डेफिनेशंस हटा के इसी को आगे लेके चलता हूँ। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोनों डेफिनेशंस आपके सामने हैं ही, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने इंटेंसिटी निकाली थी वो अभी मैंने नहीं हटाई है, वो अभी लिखी रहने दी है, क्योंकि अब मैं इससे बताऊंगा। तो अभी मैंने ये बताया बच्चों कि अगर हम इसका परिमाण देखें तो वही तीव्रता हो जाएगा, दैट इज़ आई इक्वल्स टू, इस तरीके से भी इंटेंसिटी को समझ सकते हैं कि पॉइंटिंग वेक्टर का परिमाण, अर्थात इसका परिमाण ई क्रॉस बी अपॉन म्यू नॉट का मैग्नीट्यूड परिमाण। अब वेक्टर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है बच्चों कि ई और बी परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ई परपेंडिकुलर यानी लंबवत है किसके? वेक्टर बी के। तो ई क्रॉस बी कितना आएगा बच्चों? इसका परिमाण ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मोड कितना होता है बच्चों? ए बी साइन थीटा होता है। ये आपको ध्यान होगा, ये कॉन्सेप्ट 11th में जो आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था कि दो वेक्टर ए और बी का अगर हम परिमाण देखें क्रॉस प्रोडक्ट का, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का परिमाण कितना आएगा? ए बी साइन थीटा। तो यहाँ क्या आएगा? ई बी साइन 90 और साइन 91, तो क्या रह गया? ई इंटू बी। वेक्टर हट गए, मैग्नीट्यूड रह गए, ये यहाँ रख देते हैं। तो एक तरीके से इंटेंसिटी कितनी हो गई बच्चों? ई बी अपॉन म्यू नॉट। अब यहाँ पर ई और बी की वैल्यू, हम ये बात आप ध्यान रख के चलें कि यहाँ जो ई है वो एक्चुअली इसकी आरएमएस वैल्यू है। जैसे ई यहाँ पर क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आरएमएस वैल्यू को। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एम्पलीट्यूड के पदों में ई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। और बी एक्चुअली है क्या? यहाँ आरएमएस वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा? बी नॉट अपॉन रूट 2। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ रखूँ बच्चों, तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू कितनी आ गई? ई नॉट बी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो गया 2 म्यू नॉट। ये आ गई इंटेंसिटी, एक ये एक्सप्रेशन आया। अब आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, आपको ध्यान हो कि ई नॉट अपॉन वी नॉट बराबर मिलता है सी के। तो इससे बी नॉट के स्थान पर कितना लिख सकता हूँ? बी नॉट यहाँ लाऊँ तो सी नीचे आ जाएगा, तो बी नॉट कितना आ गया बच्चों? ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर सी है, तो बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। एक तो ये रखना है मुझे बी नॉट के स्थान पर। और एक आपने एक्सप्रेशन पढ़ा, यहाँ कर लूँ, एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा कि सी बराबर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये भी पढ़ा है, स्क्वायर कर दें तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो म्यू नॉट के स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों? म्यू नॉट अगर यहाँ लाऊं तो म्यू नॉट बराबर, आगे लिख दूँ, यहाँ से हटाइए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से म्यू नॉट के स्थान पर कितना लिखा जा सकता है?
म्यू नॉट के स्थान पर 1/ε0 c स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करता हूँ तो इंटेंसिटी कितनी आएगी बच्चों, देखें I = यहाँ है E0 तो रहेगा ही और 2 रहेगा ही 1/2 E0 और B0 के स्थान पर E0/c रखता हूँ, E0/c और नीचे है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट की वैल्यू पलट के लिख देता हूँ। सॉरी, मैं c स्क्वायर कहाँ निकाल लिया, हाँ ये है म्यू नॉट। तो म्यू नॉट के स्थान पर ये जो है इसे पलट के लिखूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा इनटू में, इनटू ε0 c स्क्वायर। एक c से ये कैंसिल आउट हुआ तो कितना रह गया बच्चों, I बराबर 1/2 ε0 E0 स्क्वायर इंटू c। ये इंटेंसिटी आ गई बच्चों, देखें यही आ गई, यही एक्सप्रेशन, इसीलिए मैंने नहीं हटाया था। तो यही एक्सप्रेशन बच्चों ये है, तो आगे का भी सब वही हो गया, यहाँ तक कर लिया, आगे तो फिर वही आएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है एक्चुअली एक तरीके से, यानी यहाँ वही एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। तो ये किससे आया बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर के परिमाण से आया। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो किस लिए है बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर ही ये डिसाइड करता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किस दिशा में संचरित होगी। ऊर्जा प्रवाह की जो दर है, जो एकांक समय में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है किसी एरिया से, किसी तल से, तो उसकी दिशा किधर होगी, किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो वेक्टर है इसलिए दिशा की बात आई, और तीव्रता अदिश राशि है इसलिए हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो बोथ आर सेम एक्सप्रेशंस। तो आगे फिर वही, इसको I = ये u बार है बच्चों इंटू c, और u बार की वैल्यू हम उसके पदों में भी जानते हैं, किसके पदों में बच्चों। तो देखिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं, एक एक्सप्रेशन ये भी मिल रहा है आपको, ये भी अच्छा एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड के पदों में। तो B0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये लिखा तो है, इंटू c, वही बातें हैं अब आगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता क्या है। ये इंटेंसिटीज़ के बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी सीखा कि किसी भी स्थान से विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा के लंबवत स्थित तल के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, पास आउट हो रही है, गुजर रही है, वही क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता है। जनरल एक्सप्रेशंस भी पढ़ा, एक व्यापक रूप भी पढ़ लिए, और कई टर्म्स में हमने इंटेंसिटी के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हैं बच्चों। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें।